हेलो बेटा, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मेरे साथ इस ई क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जर्नी कमाल की चल रही है बेटा अपनी। एक आज तक मतलब हमने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में इस तरीके से रेगुलर इतने बड़े एग्जामिनेशन की स्टडी तो पहली बार कर रहे हैं। इनफैक्ट वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली मिलना नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फ़ोन्स पे बात कर रहे हैं। हम बेसिकली मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जितना बेस्ट आपको दिया जा सके आप उतना बेस्ट मैं अपनी तरफ से आपको दूँ। क्योंकि बेटा मुझे इस बात की रियलाइजेशन है कि ना ये एग्ज़ाम आपके लिए कितना मायने रखता है। ये एग्ज़ाम, ये तैयारी जो आपके जीवन का एक ऐसा वक्त है जो वापस कभी नहीं आएगा। मतलब कहते हैं ना कि वक्त होता है हर एक चीज़ का, हर एक इवेंट का। जब हमारी लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो ये वक्त आपका चल रहा है। ये वक्त वो चल रहा है जिस वक्त का इस्तेमाल आप पूरी तरीके से कर रहे हैं। कर रहे हो ना बेटा? मेहनत कर रहे हो ना? इस बात का जवाब अपने आप को खुशी खुशी दे पा रहे हो ना कि आप मेहनत कर रहे हो? अगर खुश हो ना, अगर हाँ है ना बेटा आपका जवाब, मतलब आप समझ लो आप कामयाब हो। अगर अंदर मन में थोड़ा सा भी 1% भी है ना कि नहीं यार, मैं अपनी जितनी मेरे पास क्षमता है उतनी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, वहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रा बैठो, सोचो कि जीवन में ये क्यों कर रहे हो। और आपको रियलाइजेशन होने लगेगी। और सोचना गहन, अंदर एक डीप थॉट में जाना, आपको रियलाइजेशन होगा कि ये काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मालूम है। क्या है, कैसे हैं, क्यों हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हें खुद को बतानी है कि कौन कौन से रीजंस हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन सब रीजंस को याद करते हुए, समझते हुए, देखते हुए कि जीवन में जाना तो बहुत आगे है, एक जर्नी पे चल पड़े हैं। एक ऐसी रास्ते चल पड़े हैं जिस रास्ते में हम लोगों को अपने बराबर चलने वालों से ज़्यादा बेहतर होना है। और बेहतर होने का सिर्फ एक तरीका है, रोज़ चलते जाना। ये रोज़ चलते जाने वाली बात ना मालूम क्या है कि एक दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, आज जोश आया तो थोड़ा भाग भी लिए, लेकिन अगले दिन ना पूरा जोश खत्म। अगले दिन पूरी जिस हिम्मत से चले थे वो खत्म और कहानी वही डाउन हो जाती है। वो नहीं करना है। आपको एक रैबिट नहीं बनना, आपको एक टॉर्टवाइज बनना है कि बस चलते जाए, चलते गए, चलते गए, पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे। अपने पे विश्वास रखो, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और अपने साथ डिसिप्लिन हो जाओ। अपने को बोलो कि चलना है तो चलना है, चाहे मन करे चाहे ना करे। और बिल्कुल पॉसिबल है, आप अकेले नहीं हो, मालूम है आपको। आप अकेले नहीं हो कि जिसका मन नहीं करता पढ़ने का। जो आपके साथ, आप या कोई और, इंडिया तो टॉप करेगा ही करेगा। ये क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट को ज़रा ध्यान से सुनो। या तो आप करोगे या कोई और करेगा। अब आपकी चॉइस है कि वो जो इंडिया टॉप करने वाला व्यक्ति हो ना, वो आप हैं या कोई और। आप किसी और को अलाउ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। पावर देख रहे हो आपके पास कितनी है। यू आर अलाउइंग समवन एल्स टू टॉप इंडिया रादर देन यू, और यू आर नॉट। अगर आप खुद को अलाउ कर रहे हो तो कर जाओगे, अगर खुद को इंडिया टॉप करने अलाउ नहीं करोगे तो कोई और कर जाएगा। इस डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेबिलिटी आपके अंदर थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है। तो इस समझ के साथ, इस बात के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो मैं समझाना चाहता था, जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, मैंने पूछ लिया। जवाब तुमने खुद को दिया है। उस जवाब से कितने सेटिस्फाइड हो, उस जवाब से खुद को अब क्या रियलाइज़ करवाना चाहते हो, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है बेटा? तो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था कि आपका जो बॉडी है वो हर रिस्पॉन्स पे ना बहुत डीप थॉट नहीं दे सकता। कुछ रिस्पॉन्सेज में अगर बहुत डीप थॉट चला गया तो वो रिस्पॉन्सेज फास्ट नहीं होंगे, स्लो हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को कुछ रिस्पॉन्सेज को स्लो रखना, कुछ को स्लो ठीक है, और कुछ रिस्पॉन्सेज को एकदम फास्ट रखना ज़रूरी होता है। समझ रहे हो? तो वो फास्ट अपनी मर्जी से, जो फास्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं जिसमें हमारी मर्जी नहीं होती, जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता, इस बात को कैसे समझाता हूँ कि सामने से बॉल आ रही है, तुम्हारी पूरी मर्जी है कि तुम हट भी सकते हो और नहीं भी हट सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करो, तुम हट जाओगे। तो एक ऐसा रिस्पॉन्स जो स्पॉन्टेनियस था। कैसा था? एकदम स्पॉन्टेनियस था, बहुत जल्दी हो गया।
एक ऐसा रिस्पॉन्स जो बॉडी में ऑटोमेटिकली आया, जिस पे सोचना नहीं पड़ा। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो अभी के लिए उस पॉइंट ऑफ सेकंड में, अगर उस वक्त के उस सेकंड के अंदर अगर हम माइक्रो सेकंड्स में चल जाए तो रियलाइज करेंगे वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं था, इनवॉलंटरी था। ये वाला रिस्पॉन्स हुआ आपका रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को जब समझा जाए तो कैसा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, आप इस बात को देखो। रिफ्लेक्स एक्शन को एनसीईआरटी तो नहीं बोलता, लेकिन हम ऐसा पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को दो कैटेगरीज में डाल देते हैं, एक क्रेनियल और दूसरा स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। याद रखिए और समझ लीजिए बेटा इस बात को कि आपका ब्रेन यानी क्रेनियम बोनी बॉक्स में है ना, तो ये ब्रेन ना जिस काम में इन्वॉल्व होगा, क्या वहाँ पे सोच इंक्लूडेड होगी? यस। क्या वहाँ पे कोई मेमोरी, कोई वहाँ पे कोई पुरानी ख्यालात, सब कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्व होगा ना। जैसे मैं आप लोगों को आपको कहता हूँ कि बेटा कोई भी XYZ फूड मटेरियल ले लो जो आपको सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है। मान लो काजू की बर्फी, चलो काजू की बर्फी, गरम गरम गुलाब जामुन, इसकी बात लेके चलते हैं। जैसे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं गुलाब जामुन, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ बेटा गुलाब जामुन के बारे में सोचो, गर्मा गर्म गुलाब जामुन, तो एकदम ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप रियलाइज करोगे विद इन अ सेकेंड आपके दिमाग में वो सब स्टोरीज गुलाब जामुन की जो पूरी लाइफ की बदलती ना, वो बढ़िया बढ़िया एकदम दिमाग में आएगी और आपको रियलाइज आएगा गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, मुंह में पानी आना शुरू होता है। मेरे तो आना भी शुरू हो गया। तो ये क्रेनियल रिफ्लेक्स एक्शन है। क्यों, समझाता हूँ। ये एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन है जहाँ पे बॉडी ने सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया, क्या रिलीज करने के लिए? सलाइवा रिलीज करने के लिए। बोलो आपके कंट्रोल में था? आपके कंट्रोल में नहीं था, एकदम शुरू हो गया। आपके कंट्रोल में नहीं था, आप सिर्फ एक दिमाग में आया। तो स्टिमुलस दिमाग में अंदर किसी भी रीजन से आया, किसी ने, मैंने आपको याद करवाया, सुना आपने, या कहीं पे गुलाब जामुन की फोटो देखी, या चलते चलते ऐसे खुशबू सूंघ लिया, हो मजा आ गया, इस तरीके से। तो वाटरिंग ऑफ माउथ एसोसिएटेड था क्रेनियम के साथ, क्योंकि इसके साथ बेटा कोई मेमोरी एसोसिएटेड थी। और मेमोरी बेस्ड, तो अगर मैं आपको कहूँ गुलाब जामुन की जगह भाई टिंडे, आ रहा है मुंह में पानी, भिंडी, मुंह में पानी आ रहा, नहीं, ये सब चीज़ें सुन के मुंह में पानी नहीं आता है। समझ रहे हो क्यों? यानी अब मुंह में पानी आना एक रिफ्लेक्स एक्शन था, बट क्रेनियम क्यों वहाँ पे, यानी ब्रेन इन्वॉल्व था, क्योंकि वहाँ पे मेमोरी इन्वॉल्व थी। क्लियर? नेक्स्ट होगा स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है समझो। स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन इज डन इन अर्जेंसी एंड इट इज कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इतना समझ सकते हो? ठीक है। अब इसके दो हिस्से हैं, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड। सबसे पहले बेटा अनकंडीशनड समझाता हूं तुम्हें, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अनकंडीशनड ये है कि कोई उंगली तुम्हारी आंखों के पास लाए तो आंखें एकदम बंद कर लोगे। अगर जोर से पटाखा बजेगा, बहुत जोर से आवाज आए, एकदम आंखें एक सेकंड के लिए ब्लिंक होती है, बंद होती है। ऐसा हमेशा होता है। कभी बम फट रहा होता है, एकदम आंखें इस तरीके से बंद हो जाती है। ठीक है। अगर कोई एकदम चिल्ला देता है, मुड़ के एकदम देखते हो आवाज कहाँ से आई है। उस वक्त के दौरान आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई एकदम मार रहा है तो आप साइड हो जाते हो, कहीं से आपको चोट लगने वाली, हाथ एकदम हटा लेते हो। अगर आपकी कुछ सामान गिरने लगा है, अगर हाथ से कुछ सामान गिरने लगा, एकदम पकड़ के उसको कैच कर लेते हो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान आपको सोचना नहीं पड़ रहा है। इन रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए आपको कुछ सीखना नहीं पड़ रहा, आप इमीडिएटली करते हो। तो ये वाली बातें होती है बेटा अनकंडीशनड रिफ्लेक्स एक्शंस। कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस कैसे होते हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक वर्ड समझाता हूँ। कंडीशनिंग। कंडीशनिंग को अगर मैं एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में हिंदी में कहूँ तो उसको परवरिश कह सकते हैं। परवरिश यानी कंडीशनिंग यानी अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना where something has been taught। एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना जहाँ पे कुछ सिखा दिया गया है, उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में अगर बेटा सिखा दिया गया है, तो अब आपको अगर मैं कोई चीज़ सिखा दूँ तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज गोइंग टू पंच यू, आपको कोई इस तरीके से पंच करने की कोशिश करता है तो आप साइड हो जाते हो, बचने की कोशिश करते हो, इस तरीके से होता है। स्कूल में याद है मार पड़ती थी तो इस तरीके से हाथ कर लेते थे, इस तरीके से हाथ कर लेते, ये हाथ पे लगता है लेकिन मुंह पे नहीं लगे। जब आपको कभी कोई मार पड़ रही है या आप किसी लड़ाई के अंदर है, तो बेसिकली आप क्या काम करेंगे, आप उसको धक्का दे देंगे, आप बचेंगे या कुछ अपने को बचाएंगे। बट अब मैं क्या काम करता हूँ, आपको कहता हूँ कि चलो बेटा आज से कराटे क्लासेस सीखते हैं,
तो आपको मैंने कराटे सिखाने शुरू किए, आपको कराटे सिखाने शुरू किए और आपको खूब प्रैक्टिस कराई, खूब प्रैक्टिस कराई। जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी तो क्या हुआ, जो कराटे की मूव्स थी ना वो आपके अब बॉडी के अंदर पार्ट बन चुके हैं, वो आपकी हैबिट बन चुकी है और इस तरीके की हैबिट बन चुकी है कि अब आपको उनको परफॉर्म करते वक्त सोचना नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो? यानी अब जिन हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो कराटे की मूव्स की हैबिट है वो आपकी एक मेंटल एबिलिटी का एक हिस्सा बन चुका है। तो अब आपको नेक्स्ट टाइम को हिट करने की कोशिश करेगा और इस तरीके से ब्लॉक मारोगे, ठीक है, इस तरीके से एकदम ब्लॉक कर लोगे, किसी का हाथ एकदम ऐसे ब्लॉक करोगे, इस तरीके से आगे से पंच दे दोगे। यानी क्या आपको ये करते वक्त कुछ सोचना पड़ा? नहीं, ये आपने रिपीटेड प्रैक्टिस से सीख लिया और ये आपके एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा बन चुका है। क्या आप मेरी बात क्लियर हो पा रही है? ये वाले जो चीज़ें होती हैं जिनको वक्त के हिसाब सिखाया जाता है, आप जब सीख रहे होते हो तो पहले पहले सोचते हो, समझते हो, लेकिन जब उनको सोच समझ लेते हो तो अब आपको पता है कि यार इसके लिए मुझे और कुछ सोचना समझना नहीं है। जितना सीखना था मैंने, कराटे की मूव कैसे करते हैं तो पहले टीचर है आपको सिखाएंगे, आप सीखोगे कि मुझे हाथ ऐसे करना है, सोचोगे, बड़ा ध्यान लगाओगे, धीरे 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 अब वो आपकी ना अंडरस्टैंडिंग एक हिस्सा ऐसा बन जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब उसको परफॉर्म करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे नलका है, नलका पहली बार खोलेंगे तो धीरे धीरे खोलेंगे, नेक्स्ट टाइम अब आपको एकदम खटखट बिना देखे खटखट घुमा दोगे, इस तरीके से पूरा का पूरा नलका, जैसे भी आपके घर में नलका होगा उसको खोल दोगे। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ये कंडीशनड हो जाता है। जैसे ना यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे बेटा, पैवलोव, ये एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ, आपको वीडियो भी साथ में दे दूंगा, बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा जस्ट लुक इन द यूट्यूब एंड लुक एट द वीडियो ऑफ पैवलोव एक्सपेरिमेंट, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, तो वो कहते हैं कि यार आप देखिए ना कि आप किसी व्यक्ति को खाने की बात करते हैं, यहाँ पर देखो वाटरिंग ऑफ माउथ, जैसे हम गुलाब जामुन की बात करते हैं तो मुंह में पानी आना जायज़ है, क्योंकि बॉडी कहती है कि अगर कोई चीज़ खाओगे तो सलाइवा के साथ मिक्स होनी चाहिए, तो सलाइवेशन गारंटीड होगी, ठीक। बट ये खाने की खुशबू से होगी, खाने के थॉट से होगी, ठीक, सलाइवेशन होगी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात समझाता हूँ। तो इस पैवलोव नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने अपने पास एक डॉग लिया और डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्या एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया डॉग के साथ, और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या काम किया, बड़े ध्यान से सुनो। वो ना डॉग के सामने ना खाना लाए, तो ना डॉग के सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकला, डॉग ने खाने की खुशबू ली, देखा, सलाइवा निकलना शुरू हुआ, चला। अब अगली बार उन्होंने ना डॉग लिया इस तरीके से, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे ये डॉग है, चलो डॉग की फोटो बना देते हैं। ठीक है, ये डॉग है। अभी गाय भैंस तुम्हें जो भी लग रही है, ये डॉग मान लो। तो एक डॉग इस तरीके से, और यहाँ पे पैवलोव इस तरीके से आ रहे हैं और अपने साथ ना यहाँ पे एक प्लेट में खाना खाना, आलू, ये जलेबी वगैरह, जो भी मतलब जो भी तुम्हें बढ़िया लगता है समझ लो, बस यहाँ पे खाना, खूब सारा खाना खाना देख के आ रहे। तो डॉग ने खाना देखा और डॉग को ना खुशबू आई, खाना आया, और डॉग ने क्या किया, अब खाने को देख के सलाइवेट करना शुरू किया, क्योंकि डॉग को पता था मुझे खाना मिलेगा, ठीक है, ओके। अब ये पैवलोव कहते हैं कि यहाँ तो बात समझ आती है कि कोई भी खाने को देखेगा, सूंघेगा, समझेगा तो आएगी। नेक्स्ट टाइम ना पैवलोव ने यहाँ पे एक इस तरीके से वॉल डाल दी। अब डॉग जो है, ये वाला डॉग है, इसको ना पैवलोव आता हुआ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बीच में तो ये वॉल है और इस तरीके से अरेंजमेंट बना रखी है कि खाने से खुशबू भी ना आए। तो अब डॉग को पता ही नहीं पैवलोव आया। अब जब पैवलोव ने आया ना, तो पैवलोव ने एक काम किया, पैवलोव कहता है मैं ना यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, इस तरीके से एक दरवाज़ा लगा देता हूँ। अब ये जो अपना दरवाज़ा है ये बंद भी हो सकता है, खुल भी सकता है। तो जब तक दरवाज़ा बंद है तो कुत्ते को ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना समझ आ रहा है, ना खुशबू आ रही है। अब पैवलोव आता है और पैवलोव क्या करता है, दरवाजे से आने से पहले यहाँ पे ना एक घंटी लटका रखी है, और घंटी ना इस तरीके से पैवलोव टंग 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 बजाता है, दरवाज़ा खोलता है, खाना दे देता है। 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, 3 दिन करता है। अब कुत्ता जो है, ये जो अपना ये वाला डॉग है ना, ये टॉमी, ये जो अपना डॉग है ना, ये देखता है यार भाई मुझे खाना मिलेगा, पैवलोव कब ला रहा है, कब लेके जा रहा है, मुझे ना खाने की खुशबू आ रही है, ना दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो नहीं पता कब खाना आने वाला है।
लेकिन एक चीज़ मैं सीख रहा हूँ, यहाँ पे जो लगी हुई ये घंटी है ना, ये घंटी जब भी बजेगी तो घंटी बजने की वजह से इसका मतलब मुझे समझ लेना चाहिए कि खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो डॉग ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, हफ्ता देखा, 20 दिन देखा, हर रोज यही हो रहा है, घंटी बज रही है और खाना मिल रहा है, घंटी बज रही है, खाना मिल रहा है। क्या डॉग को खाना आते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या डॉग को खाने की खुशबू आ रही है? नहीं। बस घंटी बज रही है और खाना मिल रहा है। तो धीरे धीरे डॉग के ना ब्रेन ने लर्निंग शुरू कर दी, विच हैज समथिंग बीन टॉट। उसका ब्रेन कुछ सीख गया, उसका ब्रेन सीख गया कि घंटे की आवाज मतलब खाना मिलेगा। तो एक दिन पैवलव आया और पैवलव कोई खाना नहीं लेके आया और पैवलव ने घंटी बजाई और घंटी की आवाज सुनते ही डॉग के सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकलना शुरू हो गया। तो पैवलव को एक बात समझ आई कि जो घंटी का एक्सपेरिमेंट है ये क्या था कि डॉग को अगर आप सुने समझे और डॉग को देखें तो डॉग को ना खाना पीना कुछ नहीं समझ आ रहा है। डॉग को एक बात समझ आ रही है, घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो डॉग अपने आप सलाइवेट करना शुरू करेगा। तो क्या डॉग को खाना दिखा? नहीं। क्या डॉग को घंटी की आवाज सुनाई दी? यस। यानी डॉग को सिखा दिया गया है कि खाने की प्रेजेंस को अगर अपने आप को देखना है कि खाना है, तो खाने की प्रेजेंस को हमको कैसे एसेटेन करना है, हमें कैसे कंफर्म करना है कि खाना आ रहा है, तो घंटे की आवाज से। तो ब्रेन ने सीख लिया ना, तो ब्रेन ने सीखा सलाइवेट। अब यहाँ पर ब्रेन ने समझा पहले घंटी ऐसा, फिर हमारे वो एग्जिस्टेंस का एक हमारे जहन का हिस्सा बन गया। अब अगली बार एक ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन होगा जहां पे आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा और स्पाइनल कॉर्ड कहेगा कि हमने सीख लिया। हमारे पास एक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट बहुत बार है, इतनी बार वो दोहरा दिया गया है ये एक्सपीरियंस हमें कि अब हमें पता है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, तो हम घंटी की वेट करते हैं। बजी घंटी और खाना मिला, और मिला या नहीं मिला इससे मुझे फर्क नहीं है। घंटी बजी इसका मतलब खाना मिलेगा, मतलब सलाइवा अपने आप निकलना चाहिए। तो अब उसके स्पाइनल कॉर्ड ने अब इस बात को अपने पास रजिस्टर किया कि घंटी का स्टिमुलस आया, जल्दी से सलाइवा बनाना शुरू कर दो। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन इज कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, जो वक्त के साथ किसी को सिखाया जा सकता है। समझ पा रहे हो? अब घंटी बजने से कौन सा खाना मिलेगा, आज राजमा चावल मिलेंगे, आज कड़ी चावल मिलेंगे, आज दाल चावल मिलेगा, अपने को नहीं मालूम, बस खाना मिलेगा। समझ रहे हो? अगर कैसा टाइप का खाना मिलेगा, उसके साथ कोई मेमोरी होगी तो वाटरिंग होगा कि दाल चावल पे मुंह में पानी नहीं आ रहा लेकिन राजमा चावल पे आ रहा है। यहाँ पे घंटी बज के सिर्फ ये पता लग रहा है कि खाना मिलेगा, कैसा मिलेगा मुझे नहीं पता, बट मिलेगा, इसलिए मुंह में पानी आ रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये वाली कहानी। यहां तक आप कंडीशन नॉन कंडीशन रिफ्लेक्सेस समझ चुके। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट जो पोर्शन अपना बनता है बेटा, वो रिफ्लेक्स आर्क का पोर्शन। क्या है रिफ्लेक्स आर्क? हम पहले एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पूरी कहानी पढ़ेंगे और फिर आपको रिफ्लेक्स आर्क समझाऊंगा। क्या कहता है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क? एक बात मैं आपको लिख के यहाँ पे बोलूं, अ सर्कल इज अ कंप्लीट आर्क। 10th में आर्क बनाई है ना, ऐसी होती है। अगर मैं इस आर्क को कंप्लीट कर दूं तो बेटा सर्कल बन जाएगा। आपने 10th में सीखा होगा मेजर आर्क, माइनर आर्क, तो मैं फुल एक आर्क बना दूं तो सर्कल बन जाएगा। इतना बस ये दिमाग में डालना है, कैसे काम आएगा सीख जाओगे अभी। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or animals that are scary or poisonous. अगर आपको कभी भी एकदम डर लगे तो बॉडी एकदम विड्रॉ कर जाती है, बॉडी एकदम डर के पीछे हो जाती है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। The entire process of response to a, क्या लिखा है, the entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought, and requires involvement of a part of central nervous system is called as a reflex arc, is called as a reflex action. सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। इस पूरे the entire process of a response to a peripheral nervous stimulation, आपके हाथों में नर्व्स है ना, आपके हाथों में जो नर्व्स हैं वो सीएनएस का पार्ट है कि पीएनएस का पार्ट है? चाहे सी बात है, वो पीएनएस का पार्ट है। सीएनएस में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो हाथों में जो नर्व्स हैं ये हमारे पीएनएस का पार्ट है। तो हाथों ने कुछ टच किया तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स स्टिमुलेट हुए, कहते हैं स्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हुआ, जो कैसे हुआ, इनवॉलंटरीली हुआ, स्टिमुलेशन आया। एक ऐसा प्रोसेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है,
एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई विदाउट, यहाँ लिखा है विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, यहाँ पे कॉन्शियस एफर्ट या दिमाग थॉट नहीं लग रहा है, यानी हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ रहे हो, दैट रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व किए बैठा है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। एक स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट अकर्स इनवॉलंटरीली, ठीक है, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और कॉन्शियस थॉट। जानबूझ के आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो मर्जी है, लेकिन आपके सामने कोई एक फोटो आ जाए गुलाब जामुन की, तो अपने आप ही मेमोरी में जितनी भी गुलाब जामुन के इंस्टेंसेस थे सबके सब चल रहे हैं, तो दिमाग इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। आपकी मर्जी नहीं है, बस बैक टू बैक थॉट आते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे फोकस अगर आप कर गए तो आप समझ जाओगे रिफ्लेक्स एक्शन है। और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में एनसीईआरटी ने कभी नहीं लिखा कि वहां पे स्पाइनल कॉर्ड होती है, बेटा रिफ्लेक्स एक्शन में लिखा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ सीएनएस। तो सीएनएस का पार्ट तो ब्रेन भी हो सकता है या स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है। अगर अकेले स्पाइनल कॉर्ड होती तो एनसीईआरटी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड नहीं लिखता। आप सेंटेंस की इंटेलिजेंस को समझो। क्लियर? द रिफ्लेक्स पाथवे, पूरा का पूरा रास्ता जहां से रिफ्लेक्स चलता है, इट कंप्राइजेस ऑफ एटलीस्ट वन अफरेंट न्यूरॉन जिसको रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है, वन इफरेंट इफेक्टर और एक्साइटर न्यूरॉन अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज। यानी यहाँ से अपने पास रिसीव किया और यहाँ से वापस लेके आए। तो इसका हिस्सा देखो, ये आपके पास इफरेंट होगा, ये होगा अफरेंट, सॉरी दिस विल बी अफरेंट। यहाँ तक का उससे ऊपर, इस रॉड से ऊपर वाला हिस्सा अफरेंट और इससे नीचे वाला हिस्सा इफरेंट। समझ पाए? इफरेंट यानी यहाँ से ला रहा है और ये इधर ला रहा है, और ये आपके पास सीएनएस का कोई हिस्सा होगा। क्लियर? तो क्या ये सर्कल की आर्क की तरह दिखाई दे रहा है? इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। द रिफ्लेक्स पाथवे, द कंप्लीट आर्क comprises of one afferent and one efferent neuron appropriately arranged in a series। पहले afferent आएगा और फिर efferent होगा, arranged in a proper manner। The afferent neuron receives the signal from sensory organ and transmits the impulse via dorsal nerve root into the CNS। क्या मेरी बात है? इस बात को आप यहाँ देखिए। अगर आप यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका एक डॉर्सल एरिया होता है और एक वेंट्रल एरिया होता है। यहाँ पे हमारे पास सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन ने सेंसेशन लिया और यहाँ से यहाँ तक पहले डॉर्सल पे भेजा और डॉर्सल रूट पे भेज दिया। तो ये सेंसरी था, सेंसरी नर्व थी, ठीक है बेटा, और डॉर्सल रूट पे भेजा था ना, तो यानी डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास भेजा और डॉर्सल सरफेस से वो स्पाइनल कॉर्ड में गया। स्पाइनल कॉर्ड ने अपने वेंट्रल सरफेस के थ्रू इसको अपने यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन, जहाँ पे असर डालना था, जहाँ से रिजल्ट लेना था, उसके पास भेज दिया। ये समझ पा रहे हो? ये वाली बात करी इसने। दी efferent receives signal from sensory and transmits the impulse via dorsal nerve root into the CNS। डॉर्सल, अगर बेटा इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन की बात मैं करता हूँ तो यहाँ पे कैसे न्यूरॉन्स होते हैं? यहाँ पे होते हैं सूडो यूनिपोलर। कैसे? सूडो यूनिपोलर। डन? आगे देखो। The efferent neuron then carries the signal from CNS to the effector। efferent अब CNS से effector की तरफ लेके जाएगा। The stimulus and response thus forms a reflex arc as shown below in the knee jerk reflex। यहाँ पर आपके पास एक रिफ्लेक्स आर्क बन गई, इस तरीके से पूरी की पूरी आर्क बन गई। ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास मसल स्पिंडल रिसेप्टर की तरह, जब आपको यहाँ पे इसको टच किया तो यहाँ पे आपके पास सेंसेशन महसूस हुई। यहाँ से अफरेंट पाथवे गया डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। देखो एनसीईआरटी कितना स्मार्ट है, आपको सूडो यूनिपोलर तो नहीं बनाया, लेकिन फोटो किसकी बना रखी है? सूडो यूनिपोलर की यही फोटो होती है ना, देखो बना रखी है। सी हाउ स्मार्ट इज एनसीईआरटी। वी डोंट गेट टू रियलाइज दिस थिंग। एनसीईआरटी में इतना छोटा छोटा दिखा रखा है, ये डिजिटल है तो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, बट एनसीईआरटी बहुत तेज है। अफरेंट चला, डॉर्सल रूट गैंग्लियन आया, स्पाइनल कॉर्ड में डाला गया।
अब जब इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया तो आप यहाँ देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से वापस क्या निकला, मोटर न्यूरॉन। अब जब स्पाइनल कॉर्ड वापस मोटर न्यूरॉन पे गया तो ये पाथवे बेटा, एक ये पाथवे जा रहा है ऊपर वाली मसल के पास, और एक नीचे ये एक रेड वाली मसल के पास बन जा रही है यहाँ पे मोटर एंड प्लेट्स। अब ये जो मसल्स अपने पास हैं, इन मसल्स को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करवाया। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो आपके पास पैर, ये वाला जो पैर होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये ऐसे इस तरीके से टच हो, यानी पैर के एकदम इस तरीके से शिफ्टिंग होगी, तो ये पूरा का पूरा पाथवे जो है इसने पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को क्या किया, इन्वॉल्व किया। रिफ्लेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट का इस पूरे प्रोसेस का कंप्लीट पाथवे है। सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स पे पास आया, सेंसरी नर्व से इधर गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर नर्व्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन के पास भेज दिया, कंप्लीट हो गई। अब जब आप स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं तो बेटा कोई पॉइंट होता है। जब आप स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं तो ना स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्शन मोनोसाइनेप्टिक है कि पॉलीसाइनेप्टिक है, ये मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। एक जब इस तरीके से सेंसरी नर्व अपना सिग्नल लेके आ रही है तो इस तरीके से आपके पास सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन सिग्नल्स यहाँ पर, मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पर, और ये इस तरीके से समझो पूरा चला गया, यानी वन साइनैप्स मिला। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन एंड ये, बीच में एक नया न्यूरॉन मिलता है, उसका डेंड्राइट ये, उसका एक्सॉन ये, फिर मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट ये, उसका यहाँ तक सिग्नल चला गया, तो साइनैप्स एक, साइनैप्स नंबर 2। अब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन के लिए मैं क्या नाम दे रहा हूँ, ऊपर वाली कंडीशन को कह रहा हूँ मोनोसाइनैप्टिक, क्योंकि एक साइनैप्स आ रहा है, और इस वाली कंडीशन को नाम दे रहा हूँ पॉलीसाइनैप्टिक, क्योंकि यहाँ पे कितने साइनैप्स आ रहे हैं तो आपको रियलाइज होगा 2 साइनैप्स। क्यों 2 साइनैप्स है, क्योंकि इन दोनों साइनैप्स के बीच में ये एक नया न्यूरॉन आया, और इस न्यूरॉन को हम लोग टर्म करते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या टर्म करते हैं, इंटर न्यूरॉन। क्या इस पॉइंट से आपको पॉलीसाइनैप्टिक समझ आया? मोनोसाइनैप्टिक में सेंसरी डायरेक्ट मोटर से कनेक्शन बना रहा है, लेकिन पॉलीसाइनैप्टिक में सेंसरी से इंटर न्यूरॉन जाते हैं, इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन जाता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कुछ इस तरीके से चल पड़ता है। एनसीईआरटी देखो कैसे करती है। एनसीईआरटी आपके पास बोलती है कि अगर आप एक पाथवे देख रहे हो कि ये पाथवे डायरेक्ट सेंसरी, ये मोटर, और पाथवे सेंसरी से इंटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, यानी नीचे वाला जो रेड कलर वाला पाथवे है ये आपके पास पाथवे है पॉलीसाइनैप्टिक। फोटो में फिर एनसीईआरटी ने आपको दिखा दिया। और ऊपर वाला पाथवे कैसा है, मोनोसाइनैप्टिक। क्या अब आपको ये वाली पूरी की पूरी कहानी क्लियर हो रही है, पॉलीसाइनैप्टिक एंड मोनोसाइनैप्टिक? If this कहानी इस पूरा का पूरा डन, that means यहाँ पर हमारा portion of the complete reflex arc and the reflex system complete होता है। तो अब हमें आगे क्या करना है, छोटा सा पोर्शन है, कंप्लीट कर डालते हैं। आगे बेटा हमें सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग देखना है कि हमारे बॉडी में सेंसरी रिसेप्शन कैसे होती है, यानी हम सेंसेशंस को महसूस कैसे करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। समझ रहे हो मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ डू यू परसीव थिंग्स, आप सेंसेशंस कैसे परसीव करते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। यहां पे देखिए, चलो मैं इधर लिखता हूं। हमारी बॉडी में बेटा सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो ये 5 होते हैं, जिसके अंदर से हम लोग एक आई की बात करते हैं, एक ईयर की बात करते हैं, एक नोज की बात करते हैं, एक और किसका, आई, ईयर, नोज, और कौन कौन सा सेंसेशन होता है, टंग और स्किन। ठीक है, आई के पास आपके पास सेंसेशंस आते हैं, तो इन सेंसेशंस का नाम क्या दिया जाता है हम देखें। आई के पास बेटा कैसी आएगी, विजुअल सेंसेशन।
ईयर के पास कैसे सेंसेशन आएगी आपके पास? ऑडिटरी, TORY। नोज के पास कैसी आएगी आपके पास? ऑल्फैक्टरी। टंग के पास कैसे आएगी? ये तो आपको आता होगा, गस्टेटरी। और स्किन के पास कैसे आएगी? टैक्टाइल, या फिर आप वर्ड करते हो थिग्मो। समझ गए? ये सेंसेशंस हमारे पास आती है। तो बेटा जब ये सेंसेशन हमारे पास आती है तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स हमारे बाहर के सरफेस से सेंसेशंस ले सकते हैं, तो ये सेंसेशंस लेते हैं। ये सेंसेशन जब लेते हैं तो आप इस तरीके से समझो, एक बात आपको याद करवाता हूँ। नर्व इम्पल्स में वापस जाते हैं, और जब नर्व इम्पल्स में वापस जाते हैं तो यहाँ देखो जनरेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स कैसे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करवाना चाहता हूँ। हमने नर्व इम्पल्स जब जनरेट किया था तो हमने कहा था कि जब सिग्नल आता है तो लाइगेंड गेटेड न्यूरोट्रांसमीटर आता है, तो लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं तो कहानी चलती है। तो मुझे कहें सिंपल तो ये कहानी क्लियर होती है, ये कहानी क्लियर, ये कहानी क्लियर, ये कहानी क्लियर। बट भाई ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स की ना कहानी नहीं क्लियर होती। तो आज सीखेंगे बाहर से एनवायरनमेंट से। अगर मैं मैकेनिकल गेटेड चैनल्स देखता हूँ तो ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स कैसे हो सकते हैं, आप जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। आप किसी को टच करते हैं, यू टच योरसेल्फ ऑन द स्किन, ऑन द फोरहेड, ऑन द हैंड, कहीं पे भी टच कीजिए तो आपको महसूस होता है कि मुझे यहाँ टच किया जा रहा है। अब महसूस कैसे हुआ, यानी ब्रेन इज रियलाइजिंग दैट अ पर्सन इज बीइंग टच एट दिस पोजीशन। तो हाउ डज द ब्रेन एग्जैक्टली गेट टू नो? ब्रेन के पास कोई तो सिग्नल पहुंचा होगा, सिग्नल पहुंचा यानी नर्व इम्पल्स गई होगी ब्रेन के पास। और अगर ब्रेन के पास नर्व इम्पल्स गई होगी तो हाउ एग्जैक्टली डिड इट गो, दैट इज माय क्वेश्चन। कैसे हुआ देखो, आपने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे जो सेल्स है ना, वहां पे जो सेंसरी सेल्स हैं स्किन के पास, उनके पास मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं। तो जो मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हैं, अगर वो कोई मैकेनिकल स्ट्रेस को फील करते हैं कि कोई मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है, टच हुआ, गर्मा गर्म कुछ लगा, तो मैकेनिकल जो स्ट्रेस आया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, कोई भी कैसी चीज़, ये मैकेनिकल स्ट्रेस या स्टिमुलस आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में ये एक नर्व इम्पल्स जनरेट करेंगे, और फिर वही नर्व इम्पल्स ऐसे ट्रांसमिट होगी और एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल गेटेड चैनल्स आपको क्लियर हो गया। तो जब हम यहाँ पे इधर देखते हैं कि हमारी जो ईयर्स होते हैं, ये जो ईयर्स होते हैं, ये जो अपने पास स्किन होती है, स्पेसिफिकली ये दोनों, ये मैकेनिकल स्टिमुलस लेते हैं, ये भी और ये भी मैकेनिकल स्टिमुलस लेता है। ईयर में मैकेनिकल स्टिमुलस कैसे आ रहा है, ये वाली बात मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी एग्जैक्टली नहीं बट आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि ईयर की तो स्टडी अपन ने करनी है। नोज जो आपके पास ये होता है, ये क्या करता है, सेंस द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद इन एयर। एयर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको स्मेल करता है। और कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ SCHNEIDERIAN, श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन के थ्रू। अगर आप आईज की बात करें तो आईज में बेटा आपके पास फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, और ये फोटो रिसेप्टर सेल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, रॉड्स एंड कोन्स, इसकी मदद से सेंसेशन लेता है। नेक्स्ट ईयर की बात करें तो ईयर किसकी मदद से सेंसेशन लेता है, ईयर आपके पास लेता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्लियर। टंग की बात करें तो ये तो आपको पक्का ही आता होगा, इसको हम कहते हैं टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स के अंदर भी टेस्ट पोर्स। और स्किन में ना कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर तो हम नहीं बोलते, सीधा बोलते हैं थिग्मोरिसेप्टर्स। ये स्ट्रक्चर्स हैं इन अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में जो स्टिमुलस को परसीव करते हैं, एक डिफाइंड
क्या शुरू करते हैं, एक डिफाइंड नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करते हैं और उस नर्व इम्पल्स आगे बढ़ती है और पूरी की पूरी कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स का। इस सेंस ऑर्गन्स के साथ एक और चीज़ होती है, आपने ये सब तो चीज़ें देखी, हमारी बॉडी में बेटा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस। बैलेंस को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो जो ये लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल्स में बैलेंस कैसे मेंटेन होता है ये अपने को सीखना है। इन द केस ऑफ लोअर एनिमल्स दिस बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टाटोसिस्ट। ह्यूमंस के अंदर बैलेंस बनाने के लिए स्टाटोसिस्ट का एक मोर डेवलप्ड फॉर्म का कह देंगे अगर तो हमारे लिए बेटर चल पड़ेगा। ये बैलेंस बनाने में मदद जो चीज़ करता है इसको हम लोग क्या टर्म करते हैं, यहाँ से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर होता है आपके पास मैक्यूला, ऑटोलिथ ऑर्गन। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हमें बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। कहाँ होते हैं स्ट्रक्चर, ये एक जनरल क्वेश्चन बनता है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा ये इनसाइड इनर ईयर मिलते हैं, कान के अंदरूनी जो हिस्सा होता है, अंदर वाला एरिया होता है, वहां पे मिलता है। हम जब कान की बात करते हैं ना, जो बाहर दिखता है ये आउटर ईयर है, इसके बाद एक मिडल ईयर आता है, एक इनर ईयर आता है। तो इनर ईयर में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में। बॉडी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, हम आगे की तरफ गिर रहे हैं, पीछे की तरफ गिर रहे हैं, बैलेंस कैसे बनाना है, यहाँ पर ये वाला काम चलता है। तो ये कहानी क्या है, आप टोटल की टोटल समझ सके। तो अब मुझे पढ़ना क्या है, आप लोगों को बेसिकली पढ़ना क्या है, सेंस ऑर्गन्स के नाम पे बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी जनरल इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद एनसीईआरटी आपसे आई की बात करती है कि आंख में क्या क्या है। आई के बाद पूरा स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ विजन, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बात करती है। उसके बाद एनसीईआरटी आपसे ईयर की बात करती है, ईयर का पूरा स्ट्रक्चर और इसका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पूरा का पूरा बात करेगी और इसके साथ साथ चैप्टर ये फिनिश होगा। यहाँ पे हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में हम लोग कहानी शुरू करेंगे आई से। देखो, वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज, taste by the tongue, hear by the ear, and see objects with the help of the eyes. The nose contains a mucus-coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and are called as olfactory receptors. Olfaction sense of smell होती है, तो smell के लिए जो receptors responsible होंगे olfactory receptors. These are made up of olfactory epithelium that contains 3 kinds of cells. ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट फोकस किया जा रहा है कि जब आप नोज में आपके पास सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो जो सेंस ऑर्गन, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे अजीब सी बात करी। पूरी लाइन पढ़ेंगे, लाइन में मैं मेन पॉइंट को पॉइंट आउट करते रहूँगा, जब पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको समझ आएगा। ये बात मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाई है जब मैंने टंग पढ़ाया था। यहाँ पे कैसे चल रहा है देखो, पढ़ते हैं। These are made up of olfactory epithelium और epithelial structure, ये तो टिश्यू, न्यूरल टिश्यू नहीं है, अलग है, epithelial tissue that consist of 3 kinds of cells. The neurons of olfactory epithelium extend from the outside environment directly into the pair of broad bean-sized organs called as olfactory bulbs, which are the extensions of brain's limbic system. बड़ी कॉम्प्लेक्स सी लाइन दे दी। तो सबसे पहले आपको रिमाइंड करा दूंगा कि बेटा आपने ना क्या पढ़ा था, टंग जरूर पढ़ा होगा। तो हम वापस डाइजेशन वाले चैप्टर को खोलेंगे, उसके अंदर हम टंग वाला सेगमेंट निकालने की कोशिश करेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था, न्यूट्रिशन में नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इधर अपन लोगों ने टंग पढ़ा है, आपको ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है। इस टंग वाले स्ट्रक्चर में ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले सेल्स कॉलमनर सेल्स हैं, और आपको ये भी बताया था ये कॉलमनर सेल्स एपिथेलियल सेल्स होते हैं। फिर इन कॉलमनर सेल्स के नीचे ये जो चीज़ थी, ये आपके पास न्यूरॉन के फाइबर्स थे, यानी न्यूरॉन था। उसी तरीके से यहाँ पर भी एनसीईआरटी आपके पास कह रही है कि ये आपके पास एपिथेलियल सेल्स है नाक के अंदर। जो श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन जो मैंने आपको यहाँ लिख के दी है, ये मेम्ब्रेन म्यूकस कोटेड मेम्ब्रेन है जिसके अंदर एपिथेलियल सेल्स है, प्लस फ्यूज्ड किसके साथ है, वो न्यूरोनल टिश्यू के साथ फ्यूज्ड है।
ठीक, तो यहाँ से सिग्नल निकलते हैं और सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन के पास। जब सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचता है तो वहां जाके क्या होता है, आप ब्रेन के अंदर ऑब्जर्व करते हो, आपको एक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम टर्म करते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। क्या? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। तो अब यहाँ मेरे साथ आप लोग देखिए ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। क्या ये वाले स्ट्रक्चर जो पिंक अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जस्ट आंखों के पास होते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो स्ट्रक्चर्स बेटा इन्वॉल्व है सेंसेशन में। नाक से जब सेंसेशन आती है तो यहाँ पे जस्ट आंखों के यहाँ पे इसमें इस एरिया में यहाँ पे ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स होते हैं। समझ पाए? तो इन्हीं की बात एनसीईआरटी ने करी थी कि यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे दाने की तरह इतने बड़े आपके पास स्ट्रक्चर होंगे ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। और ऑल्फैक्टरी बल्ब्स याद है ना आपको, लिम्बिक सिस्टम जिसमें हाइपोथैलेमस से ये सब आया था, उस लिम्बिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है। बोथ नोज एंड टंग डिटेक्ट डिजॉल्व्ड केमिकल्स। हवा के केमिकल्स नोज, जो खाने के थ्रू केमिकल्स आए वो टंग ने किए। द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन जिसको हम टेस्ट कहते हैं एंड ऑल्फैक्शन स्मेल आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटररिलेटेड। जब भी हम किसी चीज़ को खाते हैं या सूंघते हैं तो टेस्ट एंड स्मेल पैरेलल होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप कोई चीज़ खा रहे हो उसको स्मेल नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको मालूम है, ऐसे कहा जाता है टमाटर और प्याज का टेस्ट सेम होता है। टमाटर और प्याज का टेस्ट सेम होता है, सेम लगता है। डिफरेंस पता है? उन दोनों का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ देयर स्मेल। अगर आप इन दोनों की स्मेल को डिफरेंशिएट ना कर पाए तो आपको दोनों का टेस्ट सेम दिखाई देगा, मतलब महसूस एकदम सेम होगा। The tongue detects taste through the taste buds containing the gustatory receptors. With each taste of food or sip of drink, the brain integrates differential input from the taste buds and a complex flavor that is perceived. महसूस किया जाता। इस पूरे रीजन में अब नेक्स्ट आने वाले रीजन में आई और ईयर के बारे में बात करेंगे। तो इस पॉइंट के साथ, इस बात के साथ बेटा आज का मैं लेक्चर फिनिश ऑफ करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप इस बात को समझें, अच्छे से रियलाइजेशन हुई है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। द नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी कवरिंग ईयर एंड आई। मज़ेदार तरीके से, शांति से, आराम से पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। खूब मज़े करो, खूब बढ़िया से आगे बढ़ते रहो। स्टे ब्लेस्ड, फोड़ते रहो।